बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क और मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। बात करेंगे इकनॉमी की सूरत हाल पर कि हमारे इस मुल्क में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो तो तब्दील होती है वक्तन ब वक्तन, लेकिन हमने देखा कुछ चेहरे नए नहीं आते, वही चेहरे आते हैं। लेकिन उनके आने से क्या जो इकनॉमिक कंडीशन है वो बेहतर हो पाती है या नहीं, या सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती हैं? क्या आम आदमी के लिए भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं? बनाई तो जाती हैं बारहा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, लेकिन ग्राउंड तक उनके समर नहीं जाते। आम आदमी किस तरफ देखे? मुल्क में महंगाई की शरह मजीद बढ़ गई है, डॉलर की उड़ान थमने का नाम नहीं ले रही। वजह क्या है? कोशिश हमारी बारह होती है कि जो पाकिस्तान की इकनॉमी को बड़ा बारीकी से देखते हैं वो बताएं कि आखिर ये हल क्या है, या कि ये मामलात ऐसे ही रहेंगे जूं कि तू रहेंगे और पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा, वो कहते हैं ना हिचकोले खाता रहेगा। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आप माहिर हैं इकनॉमी के और कई अदवार मुल्क की सियासत के भी देखे हैं और पाकिस्तान की इकनॉमी पे बड़ी गहरी नज़र है, और आप पाकिस्तान के बिजनेस अब FPCCI का बड़ा मोतबर नाम है। वहाँ से मौजूद है अनवर उस्मान गो साहब, आप गो सिक्योरिटीज़ के CEO हैं। बहुत शुक्रिया अनवर उस्मान, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई अदवार आपने मुल्क की सियासत के देखे हैं, ज़ीशान अहमद सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब आपका भी शुक्रिया। अनवर उस्मान, पहले चूँकि आप फेडरेशन का एक मोतबर नाम है, मायानाज इकनॉमिस्ट, एक्सपर्ट और बिजनेसमैन वहाँ पे बैठते हैं, आप भी उनके साथ बैठते हैं, बहुत सारी एडवाइजेस देते हैं, आप कन्वीनियर भी हैं लाइफ स्टाइल के। आपको क्या लगता है कि ये महंगाई थमने वाली है? साजिद भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मदऊ करने का। साजिद भाई, बात देखें कई दफ़ा कई शो पे की जा चुकी है। बहुत से लोग जो है बिज़नेस से रिलेटेड पॉलिटिशियंस वगैरह जो है बिज़नेस के ऊपर अपने रिव्यूज़ पेश करते हैं, और आजकल हम डे टू डे सुन रहे हैं जिस तरह IMF हमारे मुल्क में जिस वक्त मौजूद है 9th रिव्यू के लिए, और जिस हम दोहराई से दुश्वार हैं। देखें इस वक्त जो है आप यूँ समझिए कि देखें IMF जो है वो मेक श्योर कर रहा है, बेसिकली हमारे एक किस्म का ऑडिट हो रहा है, और होना भी चाहिए कि हर बार पैसे मिल जाएं और एट द एंड वी आर स्टैंडिंग नोवेयर इन टर्म्स टू पे ऑफ देम। हमें इस साल तकरीबन $22 बिलियन जो है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डेट और इंटरेस्ट पे ऑफ करने हैं, जिसमें तकरीबन $4 बिलियन तो इसी महीने में हमें पे करने हैं। ठीक है। उसके अगले 3 महीने में हमें तकरीबन $4 बिलियन और करने हैं। उसके बाद के 8 महीनों में हमें तकरीबन $14 बिलियन जो है वो पे ऑफ करने हैं। हमारा इस वक्त जो है फिस्कल डेफिसिट जो है वो GDP के ऊपर जो है स्वेल कर रहा है 2% के करीब। हमारा जो है अगर आप देखें तो हमारे जो टैक्स टू GDP रेशियो जो है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर के अंदर जो है वो 5% पे चला गया, कंपेयर टू रिलेटिवली लास्ट ईयर जो 4% पे था। तो चीज़ें जो है काफ़ी जो है वो इन्फ्लेमेट हो गई हैं, बट हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि IMF जो है वो हमें किसी तरह रिलीफ दे। हम जो है फ्लड के एक्सपेंडिचर के नाम पे भी जो है 500 बिलियन की जो है हमने उनसे रिक्वेस्ट की है हमें रिलीफ देने की। तो अब जो है मामला जो है वो किस करवट बैठते हैं। देखें आज भी सारा दिन गुजर गया और अभी तक जो है हमारे पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि हमें क्या अमाउंट एग्जैक्टली रिलीज होने वाली है IMF से, क्या कंडीशन समरात है। तो वी एक्सपेक्ट कि विद इन अ डे और सो या कल सुबह डे आफ्टर टुमारो हमारे पास जो है कुछ ऐसे एवरी ईयर, सॉरी फॉर इंटरप्ट, एवरी ईयर IMF कहता है कि भारी शराइत, और एवरी ईयर हम उनकी शराइत को मानना पड़ता है। देखिए हम मानते जबानी है लेकिन हम करते नहीं है। ठीक है, हम रीजंस देते हैं, पॉलिटिकली स्विच ओवर के रीजंस होते हैं कि जी गवर्नमेंट गई थी उसने ऐसा किया था, अब हमें ऐसे करना है, हमें ये मसले लाइक लेम एक्सक्यूजेस आप कह लें। फिर हमारे अपने मसाइल हैं क्योंकि हम जो है बहुत ज्यादा सब्सिडी बेस्ड चलते हैं। हम जो है गवर्नमेंट जो है अपनी स्टेबल ना होने की वजह से ब्लैकमेल हो रही होती है इंडस्ट्री और बिजनेसमैन के हाथों कई दफा कि वो जो है सब्सिडी डिमांड कर रहे होते हैं। IMF कहती है आप सब्सिडी जो है वेव ऑफ करें हर किस्म की। वो कहते हैं हम इंडस्ट्री नहीं चलाएंगे सकते अगर हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है। तो वो अपनी जगह ठीक है, यहाँ कोई गलत नहीं है। बीच का रास्ता निकलना जो है ड्यू टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से हमेशा मसाइल का दरपेश रहती है। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, चूंकि आप पॉलिटिशियन तो है नहीं, एडवाइस तो कर सकते हैं कि इस अनसर्टेनिटी को खत्म तो कोई यही लोग करेंगे। देखिए इस वक्त पॉलिटिशियन हजरात ही करेंगे। देखिए इंटरेस्ट रेट इस वक्त 17% पे है। मैं आपके लास्ट वीक के भी प्रोग्राम में मैंने आपको ये बात मेंशन की थी
कि जो है किसी भी इंडस्ट्री का 17% प्लस काइबोर पे जो है लोन उठा के पे ऑफ करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसके अंदर आप जो है वो 40% का प्रॉफिट हो, जिसमें 20 आप रखें 20 उन्हें दें। ये बहुत डॉन्टिंग टास्क है। और जिस तरह से डॉलर की जो फ्लक्चुएशन है, जो रेस चल रही है कि इस वक्त ओपन मार्केट में 280 के करीब है और 267 के करीब इंटर बैंक में जो है वो आज काम हो रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा किया स्टेट बैंक ने कि जो इसको ओपन छोड़ दिया है। लेट द मार्केट डिसाइड वेयर डॉलर शुड बी। लेकिन आप देखें इस वक्त भी पोर्ट पे 5000 से ज्यादा कंटेनर्स खड़े हैं जो क्लियरेंस के मोहताज हैं। बताएं। तो बहुत सारे जो वादे गवर्नमेंट ने करते हैं पिछले लास्ट वीक में, जी डैमरेजेस नहीं लेंगे, ड्यूटीज नहीं लेंगे, पर कंटेनर्स की शिपिंग कंपनियों के जो चार्जेस हैं वो तो सब पे ऑफ करने हैं। मतलब सारी चीजें तो माफ नहीं होंगी, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो बढ़नी है किसी ना किसी तरीके से। कान यूं पकड़े या दूसरी तरफ से पकड़े, यू आर गोइंग टू पे द प्राइस। आप देखें लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, स्पेसिफिक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, उनकी इन्वेंट्री शॉर्ट है, वो हफ्ते 10 दिन के लिए बार बार अनस्केड्यूल्ड जो है प्लांट्स को बंद कर रहे हैं। बताएं। तो एक प्लांट का बंद होना, उसका रीस्टार्ट होना की भी कॉस्ट है। तो ये सब जो है बहुत मुश्किल मामलात हैं। हमारी एक्सपोर्ट देखें आप, लास्ट गवर्नमेंट जो है उसके जाने के बाद आप देखें, ठीक है चीजें जिस तरह ट्रैक पे थी, लेकिन जब भी गवर्नमेंट स्विच होगी या कोई भी नया आदमी सीट पे आके बैठेगा तो वो मामलात को अपने अंदाज से देखेगा। और प्राइस कौन पे करेगी? आवाम, बिजनेसमैन, ट्रेडर। तो ये सब जो मामलात हैं, अब आप देखें इस वक्त जो सर्कुलर डेट्स वगैरह हैं वो रिजॉल्व किए गए हैं ओजीडीसी के, पीपीएल के, और मार्केट 2-3 दिन से जो है स्टॉक एक्सचेंज, जैसे आपको पता है सब मेजर की इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमी, उसमें अब साफ नजर आ रहा है कि माशाल्लाह से थिंग्स आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। लेकिन अगेन 3 दिन के बाद देयर इज ऑलवेज अ न्यूज विच इज क्रैकिंग डाउन द पॉजिटिव एनवायरनमेंट। तो ये चीजों को जो है किसी तरह स्ट्रीमलाइन होना, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का होना, कह के बिजनेसमैन पिछले 50 साल से थक गया है। मेरे दादा ने भी कहा, मेरे वालिद साहब ने भी कहा, मैंने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं, मेरे बच्चे भी आके यही बात करते रहेंगे। हम रोते रहेंगे, गाते रहेंगे और इसी तरह कारवां चलता रहेगा। ज़ीशान, आपने सुना कि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके आपने व्यूज सुने। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म इन सियासतदानों ने ही करनी है। फिर इनको क्या पता नहीं है, इनके जो माहिर मौशियात हैं ये इनको नहीं बताते कि सर हम जब तक नहीं बैठ जाते, हमारा ऊँट किसी एक करवट नहीं बैठेगा तो ये मामला हल नहीं होंगे। साजिद, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद, मैं हमेशा से आपको पता है यही बात आपके प्रोग्राम में पहले भी की है मैंने, कि आईएमएफ के पास जो भी हुकूमत आती है उसने जाना है। अच्छा, जो भी हुकूमत हमारी आती है वो आईएमएफ का कर्ज लेना तो जाती है, लेकिन आज तक किसी हुकूमत ने जो है कर्ज उतारने की पॉलिसी नहीं बनाई है। आईएमएफ का सब कर्ज लेने जाते हैं और मुश्किल शराइत पे कर्ज लेते हैं। और जब इस वक्त जो हमारे ताजिरों को जो सबसे ज्यादा जो परेशानी है, वो अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को उसका जिम्मेदार ठहराऊं तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई 2018 में, इन्होंने पहले साल में जो है जब आईएमएफ इनको आसान शराइत पे कर्ज दे रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है पहले साल में जो है आसान शराइत पे कर्ज नहीं लिए। लेकिन जब मुश्किल वक्त पड़ा, इमरान खान साहब ने जैसा आपको पता है, मैं कशकोल तोड़ दूंगा, मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, भीख नहीं मांगूंगा। लेकिन एक साल बाद उनको पता चला कि हमें चलने के लिए अब आईएमएफ के पास हर सूरत जाना है। जब वो आईएमएफ के पास गए तो आईएमएफ ने कहा ठीक है, अब आपको मुश्किल शराइत पे जो आपको जब कर्ज मिलेगा। मतलब अब वो देर कर दी, मेहरबान आते आते देर कर दी ना। देखें ना, बात ये कि देखें अब अगर मैं उस तरफ जाऊंगा खान साहब की तरफ तो बहुत सारी बातें हैं, अभी आऊंगा उस तरफ भी। तो आईएमएफ के पास आप गए भी आप तैयार रहे, पीटीआई का सोशल मीडिया ब्रिगेड भी है। नहीं वो साजिद, वो तो आपको पता है, वो तो बेतुकी सी बातें। अगर सोशल मीडिया ब्रिगेड अगर उनका काम कर रहा था, अगर आप फवाद चौधरी की गिरफ्तारी देख लें, शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी देख लें, शेख रशीद साहब कहते थे कि जब मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो पिंडी पूरा बंद हो जाएगा। तो शायद उनके आस पड़ोस की जो उनके लाल हवेली के पास जो दुकानें शायद वो भी बंद नहीं हुई थी उनकी गिरफ्तारी के बाद। आप बात कर रहे थे आईएमएफ की। अच्छा, आईएमएफ से आप कर्ज ले रहे हैं और कर्ज उतारने की पॉलिसी नहीं। अच्छा, क्या वजह है साजिद के स्टील मिल ले लें, पीआईए ले लें या दीगर जो इदारे जिनकी निचकारी करने की बातें की जा रही हैं। अच्छा, जब तक ये हुकूमती तहवील में तो ये नुकसान में, खसारे में, लेकिन अगर इसको प्राइवेट कर दिया है, इसकी निचकारी कर दिया है और किसी को दे दिया जाए तो फिर प्रॉफिटेबल कैसे हो जाएगी? ठीक है, एक अगर पान का केबिन वाला भी साजिद अगर कहीं खड़ा है ना, तो यार आप भी इसको बेहतर समझते हैं कि वो नुकसान में नहीं है। जब वो पान का केबिन जो लगा रहा है वो नुकसान में नहीं जा रहा, तो आपका स्टील मिल खसारे में क्यों जा रहा है? आपका पीआईए खसारे में क्यों जा रहा है? साफ वादे भाई ने जैसा कि बताया कि हमारे पास जो वादे पॉलिसियां नहीं बनाई जा रही। पॉलिसियां सिर्फ ये बनाई जाती है कि आपने कर्ज लेना है, कर्ज लेके आपने किस तरह से चलना है, आपकी 5 साल की हुकूमत बनती है, 5 साल आपने कैसे जो है स्टेबल करना है, 5 साल आपने
कैसे मूव ये करना जो है। हमने फ्लड का जो अलम उठाया और पूरी दुनिया में हम गए, हमने अपनी अमवात भी बताई, नुकसान भी बताया, फिर पूरी दुनिया ने हमारी हेल्प भी की, वो पैसे कहाँ लगे? साजिद वो उसका देखे ना, जो इतनी इमदाद आई अरबों रुपए की, अगर हम दूसरी चलाएं, खान साहब ने एक टेलीथॉन भी चलाया था, वो अरबों रुपए का भी खान साहब पे केस आएगा। वो पैसा आपका कहाँ गया जो आपको अरबों रुपया बाहर से मिला, ठीक है ना, आपके गैर मुल्कियों ने दिया, वो आपका कहाँ गया? इसके अलावा हमारी हुकूमत को इमदाद मिली, वो कहाँ गई? आपने खुद देखा सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से कुछ वीडियोस जो है वायरल हुई हुई हैं कि आप जो बाहर से जो इमदाद की सूरत में जो सामान आ रहा है वो बेच रहे हैं, कहीं कंबल बेच रहे हैं, कहीं आप चावल बेच रहे हैं। तो ये तो हमारे मुल्क का अलमिया है, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है नहीं, जिसकी लाठी उसका भैंस वाला हिसाब किताब है। यहाँ हुकूमत इमदाद लेने की जनीवा कॉन्फ्रेंस हुई, वो आपके सामने है, ठीक है, वहां से आपको 10 अरब डॉलर से जायद की आपको इमदाद की यकीन दहानी कराई गई और आपको वो इमदाद जाहिर से किस्तों में मिलना भी शुरू होगी। उसमें भी आपको काफी हद तक जो है साजिद रिलीफ मिल रहा है। लेकिन इस वक्त जो है माशी पॉलिसियां नहीं बनाई जा रही। भाई मेरे बैठे हैं, जाहिर से ताजिर हैं, इस चीज को बेहतर समझते हैं। इस वक्त माशी पॉलिसियां नहीं बनाई जा रही। इस वक्त सिर्फ जो है जो सियासी जो मुखालफिन है ना, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात बनाने में और अगली हुकूमत के लिए जो है तैयारियां की जा रही हैं। अब आप देखें ना, यहाँ हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है टांगे खींचने में लगी है। तहरीक इंसाफ अपने दिफा में इमरान खान साहब लगे हुए हैं कि भाई हमने जो है अपना दिफा करना है, हमने दोबारा हुकूमत में आना है, और जो आपकी हुकूमत है उसका कहना है कि हम इमरान खान साहब को दोबारा आने नहीं देंगे। ठीक है। इसके अलावा आप जो IMF से थोड़ा जो आपको रिलीफ, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि हमें रिलीफ मिलना था, लेकिन आपको पता है कि जनीवा कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जो आपके फॉरेन मुल्क में 2 असेंबलियां तहलील कर दी गई। साजिद भाई, आप भी किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप वहां के जब हालात देखेंगे कि जब जाहिर सी बात है वहां सियासी इस्तेहकाम नहीं, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे या आपको इमदाद देने जा रहे हैं, उसी वक्त फौरी तौर पर आपके पाकिस्तान में 2 असेंबलियां तहलील कर दी जाती हैं। तो भाई आप, दुनिया की नजर जो है आप पर है, वो देख रहे हैं कि यार इसमें जो इनमें सियासी इस्तेहकाम नहीं है। हम यहाँ, मैंने आपको सऊदी अरब का पिछले बता दिया, सऊदी अरब जो है पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज लगा रहे हैं और एक भारी इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके पाकिस्तान में, लेकिन आपके पास दहशतगर्दी आ गई, फिर उसके बाद आप जो है सियासी अदम इस्तेहकाम का आप जो है शिकार हैं। तो उससे कौन सा मुल्क आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट करेगा, ये आपके पास आएगा। लेकिन आपके जो सियासतदान, खास तौर पे मैं इमरान खान साहब के लिए ये बात कहूंगा कि जब पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आने लगती है, आप कोई ऐसा काम कर देते हैं कि आपके जो इन्वेस्टर या आपके जो लोग आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप फिर एक नई बात करते हैं, कभी आप असेंबलियां तहलील करते हैं। इससे पहले जब आप 2013-14 की बात भी कर लें, जब ये आए थे, धरना दिया था, 126 दिन का धरना दिया था, तब भी आपको पता है चाइनीज कॉन्सुलेट और वहां से बिजनेसमैन आए थे, उस वक्त भी इन्हीं लोगों से इन्होंने वहां धरने दिए हुए थे इस्लामाबाद में, तो आपके उस वक्त भी आपकी इन्वेस्टमेंट चलेगी। तब सऊदी अरब आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो आप उनको बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में तो सियासी जो है इस्तेहकाम ही नहीं है, आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके वो सिक्योर नहीं है। ठीक है, ठीक है। अनवर गो, आप एक हमारे दोस्त खालिद साहब अमेरिका से आए, तो बड़ी एक अच्छी बात की कि लम्हा फिक्रिया कहें। उन्होंने कहा साजिद साहब, मैं जब यहाँ आया तो हर दोस्त अहबाब जहाँ मैं जा रहा हूँ तो सब मुझे कह रहे हैं खालिद यू हैव डॉलर, तो यार कर लेते हैं ना। तो यार हम यहाँ आ गए कि जो बाहर से हमारा मेहमान भी आए, हम उससे डॉलर का तकाजा कर रहे हैं कि यार आप तो अमेरिका से आए हो, तो अगर डॉलर आपके पास ज़्यादा है तो मतलब इस लेवल पे मैंने किसी पॉलिटिशियन को कहा यार बनाना रिपब्लिक तो ना बनाए हमारे इस मुल्क को कि हम डॉलर इतना आप नायाब कर दें कि लोग एक दूसरे की जेबों में देखेंगे यार किसके पास डॉलर है। देखिए, जब मुल्क तकलीफ में आता है ना, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि जो है ना, स्टेट्समैन की बहुत ज़रूरत है हर एक के अंदर इंडिविजुअली, इस पर्सनालिटी का होना कि मुल्क से मोहब्बत। और टर्की जैसे मुल्क में अभी जैसे हमने देखा ज़िलज़िले के थ्रू वो गुजरे हैं, तो उन लोगों ने जो है उनके यहाँ डॉलर जो है, मैंने जो है हमारे अपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि उन लोगों ने जो अपने घरों से ला के डॉलरों को जो है वो जमा कराया टू क्रिएट रिक्वायरमेंट, जो उनके यहाँ रुपये की फॉर्म में जो है वो लोकली जो है लोगों की हेल्प करने के लिए जो है उन्हें अपने घर में जो उनकी सेविंग्स थी वो दे डाली, और डॉलर और उल्टा टूट गया इन हालात में। हालांकि ना कि बढ़े कि जी प्रेशर आ जाए कि अब मुल्क में क्या होगा, हंगामी हालात हैं। और हमारे यहाँ जब हंगामी हालात होते तो हम और आप डॉलर जमा करना शुरू कर देते हैं। हमको अंदाजा नहीं है कि हमारे पास कितना सोना और औरतों के पास जेवरात, हमारा जो इकोनॉमिकल कल्चर, जो इन्वायरमेंट है, सिनारियो है, उसमें जेवर का हमारे यहाँ जिस तरह औरतों का शौक है जमा करने का, वो कितना मौजूद है। हमारे पास जो है वो $1 ट्रिलियन की सूरत में, तो अन्य डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की सूरत में जो हमारे पास डॉलर और सोना मौजूद है घरों में। तो अब इन चीज़ों को देखते हुए जहाँ हर कोई इंडिविजुअलिस्ट हो, क्या ये स्पिरिट हमारी कौम में है? नजर तो नहीं आता आपको कि हमारे यहाँ जो है कोई और अब जरूरत है, और अब जो है बिल्कुल है। अब आप यही कहते रहे कि जी वो नहीं कर रहा और मैं क्यों करूं, तो इसका तो कोई जवाब नहीं है। हर क्यों का कोई जवाब नहीं हो सकता। तो अब आप देखें, इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो
ऑलरेडी जो है बैंक्स से जो अपने बजटरी जो है शॉर्टफॉल को प्राइवेट बैंक से कवर करने के लिए इन 7 महीनों में तकरीबन 1800 बिलियन रुपीस बोरो कर चुकी है, कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम टेन्योर में 800 बिलियन रुपीस बोरो किए थे। हम डबल प्राइवेट सेक्टर से बोरो कर चुके गवर्नमेंट अपने मामला को चलाने के लिए। 2-3 महीने में बजट आना है, उसकी तैयारी हो रही है। उसके अंदर हमें जो है ऐसा प्योर एक्सटर्नल फाइनेंशियल जो है और हमारे डेट्स को, डोमेस्टिक डेट्स को देखते हुए मामला को इस तरह की हमें रोड मैप की ज़रूरत है, या IMF को प्रपोजल ऐसे चाहिए, वो उस वक्त उसी के लिए आया हुआ है कि आप ऐसा रोड मैप दीजिए कि आप कैसे साहब चलेंगे अपने आने वाले वक्तों में अपने डेट्स को पे करने के लिए। आप अपनी सब्सिडीज़ को ख़त्म कीजिए, अपनी जो है वो कॉस्ट मैनेज, अपनी जो है एनर्जी की जो है मैनेजमेंट उसको इम्प्रूव कीजिए, अपने लॉसेस को रिड्यूस कीजिए। तो अब ये सब जो है एक आदमी का काम नहीं है, हर एक को अपना इसमें रोल अदा करना होगा। जिस तरह आपने अभी बात की, आपने तुर्की की नेशन की मिसाल दी कि इतना स्पिरिट है वहाँ के लोगों में, और हमारे लोगों को भी चाहिए कि हमारे हुक्मरानों को नहीं चाहिए कि वो अपनी मरातें, अपने मुशीर, अपना जो एक्स्ट्रा स्टाफ है जो मरातें हैं वो भी खत्म करें। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। पिछली गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी एग्जांपल सेट भी की, इस गवर्नमेंट को भी इस टाइप की एग्जांपल सेट करनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली जो है जिस टाइप का मीडिया पे न्यूज़ चैनल्स पे जो है, नेशनल चैनल्स पे आप देखते हैं, उसको देख के अफसोस होता है कि जो है लोग जो है किसी सूरत जो है सबक सीखने को तैयार ही नहीं है। वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करने को तैयार ही नहीं है। वो अभी तक रॉयल। तो फर्स्ट वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह आप देखें वो किस तरह मूव करते हैं, वो तो अपना पानी भी खुद खड़े होकर भर के लाइन में लगकर बिल जमा कराते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप देखिए न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट टाइम जब उसने देखा कि जी मेरे पास कुछ और अपने मुल्क में डिलीवर करने के लिए नहीं रह गया है, तो वो खुद स्टेप डाउन हो गई। तो यहाँ पे तो ये होता हुआ नजर आ रहा है कि ये अखलाकियात हमारे हुक्मरानों में भी आएंगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया कायम है। मैं न कर पाऊं तो मैं खुद से इस्तीफा दे दूं, यार मुझसे नहीं होगा, मैं टाइम ज़ाया ना करूं कौम का, ऐसा होगा। देखें एक उस पर बड़ा अच्छा एक शेर याद है कि कभी किसी को कहीं सारा ज़मान नहीं मिलता, किसी को ज़मीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। तो जो है अब ये तो आपकी अपनी तबीयत पे और आपके जो है वो हुब्बुल वतनी पे मुनसर करता है कि आप चीज़ों को किस तरह लेते हैं। हलफ लिया जाता है, आप बिल्कुल हलफ लिया जाता है। हलफ में कहा जाता है कि मैं आईना दिखाना नहीं चाहिए, आईना खुद देखना चाहिए आदमी को। तो जो है जो आप कहें उसका आपको तकरीबन जो है 60-70% तो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आपसे एक मासूमाना सवाल, फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी फॉर इंटरप्ट, फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार, हफीज पीरजादा, शौकत तरीन, अनवर गो के हिसाब से कौन सा सही था? देखिए सही गलत की बात नहीं है, बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर का रोल ये होता है कि वो कोशिश करे कि मुल्क के जो फिस्कल डेफिसिट वगैरह हैं, करंट जो है रनिंग फाइनेंस जो है मुल्क के लिए जो चाहिए, सर्कुलर डेट्स के इश्यूज को रिजॉल्व करे। तो उसके पास बहुत सारे प्रेशर होते हैं, इंटरनल प्रेशर होते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर होते हैं। हमें जो दिख रहा होता है वो एग्जैक्टली वैसा होता नहीं है। इन तीनों नामों में से कोई एक नाम नहीं लेंगे आप? नाम लेना देखिए मुनासिब नहीं है ना, हर एक की मेरे हिसाब से कोशिश होती है, पर उसके पास इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ऐसे होते हैं। और इसहाक डार में एक आम आदमी ने बड़ा तनकीद किया इसहाक डार साहब पर कि जब आपने IMF से रिक्वेस्ट ही करनी है तो फिर आपका जो लबो लहजा है वो इतना हाश क्यों है, आप इतनी तड़ियां लगाते हैं। तो अगर आपने एक रिक्वेस्ट ही करनी है तो आपका लबो लहजा भी वही हो। हर आदमी का एक टेम्परामेंट होता है, कोई जो है वो प्यार से मांगता है, कोई जिद से मांगता है, लेकिन ऑब्वियसली इंटरनेशनल बॉडीज जो है वो आपके एटीट्यूड से ज्यादा जो है वो पेपर वर्क को देखती है। देखिए इस वक्त दे आर आस्किंग कि आपकी जो है वो आप हमें जो है अपना मेमोरेंडम पॉलिसीज का बना के ड्राफ्ट जो अभी चल रहा है जिसको अभी तक वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, तो वो जब तक उन पॉइंट्स पे दे आर नॉट फुली सेटिस्फाइड दे विल नॉट रिम्बर्स द मनी। और वो अकेले रिम्बर्स नहीं करते। ये वैसी बात है कि देखें हम इसकी टोपी उसके सर घुमाने का कॉन्सेप्ट होता है। एशियन बैंक से पैसे आए तो इस बैंक को दे दिए, IMF से आए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक को जो उधार लिए उधर दे दिए। आप जो है इसकी कब तक टोपी घुमाएंगे? एक लिमिट होती है टोपी घुमाने की। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया मैं ये समझता हूँ इस मुल्क का ये कि इधर एजुकेशन, देखिए हमारे यहाँ आप किसी भी नेशन को ग्रो करने के लिए आपके पास जो है स्किल्ड लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। मैं हर दफ़ा आपके प्रोग्राम में इस बात को बहुत एम्फेसाइज करता हूँ कि जिस मुल्क में जो है
अंगूठे लगाने वाले को जो है वो, या अपना नाम लिखने वाले को जो है वो पढ़ा लिखा कहा जाए और वो 70% हो, और जहाँ पे जो है वो एलिट के बच्चे अलग स्कूल पढ़ते हों और एक मीडियोकर के या गरीब के बच्चे एक अलग स्कूल में पढ़ते हों, तो वो किताबों का फ़र्क, वो बर्डन जब तक स्टेट अपने ऊपर नहीं लेगी और जब तक गोस्ट स्कूल ख़त्म हो के एजुकेशन जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होगी, आपका मुल्क जो है तरक्की कर ही नहीं सकता साहब। आप चाहे सर पीट लें, आपके पास जब तक स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं होगी, आप जो है बाहर से कोई भी इन्वेस्टर कुछ भी आके लगाए, इन्वेस्ट करे, जब तक उसको मैन पावर जो है स्किल फॉर्म में नहीं मिलेगी, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसकी मिसाल श्रीलंका, मलेशिया, फार ईस्ट एशिया है आपके सामने। जिशान, यही सवाल आपसे, जो हमारे खजाने के वजीर हैं, 3 नाम मैंने अनवर गो साहब को दिए, उन्होंने कहा कि मैं तो तीनों को ही अच्छा ही कहूँगा। आप क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, आप किसी एक का नाम लेंगे? पहले तो मैं स्टार्ट से आऊँ ना, क्योंकि आपने भाई से सवाल लिए पहले, तो भाई ने पाकिस्तानी अवाम की आपने बात की, जज्बा हुब्बुल वतनी, जब पाकिस्तान पे कोई कुदरती आफात आती हैं और इस तरह के मामला होते हैं, तो भाई ने जिक्र किया, तो भाई ने जिनका जिक्र किया जो मुहिब्बे वतन लोग नहीं है, वो चंद माफियाज हैं, आटा माफिया, चीनी माफिया, और किसी ने गोल्ड छुपाया, ज़ख़ीरा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी अवाम की बात करें ना, तो जज्बा हुब्बुल वतनी बहुत ज्यादा है, ठीक है। जब भी पाकिस्तान पे कुदरती आफात आती हैं, तो सबसे पहले आपको पता है पाकिस्तान की आवाम जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, क्योंकि आपका ताल्लुक भी कराची से, और आप देखते हैं तो उसके बाद जो है जिस तरह से लोग निकलते हैं और मदद करते हैं, वो कहाँ चले जाती है वो अलग बात है। ये मदद हुक्मरान भी करें ना, जो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो वही पहुंचती है जो आम आवाम आपकी इमदाद करें ना साजिद, वो इमदाद पहुंचती है जो मुख्तलिफ एनजीओ, जो मुख्तलिफ फलाही इदारे, उनकी इमदाद पहुंचती है। जो हुकूमती आती है वो तो जाहिर है उनके जो निगरान होते हैं वो तो उन्हीं में डिवाइड हो जाता है। बहुत से केसेस ऐसे सामने भी आए हैं। दूसरी बात, आपने बात की हुकूमती जो वुज़रा और मुशीरों की जो एक फौज जो है, आप देखें ना, कल जो है 5 असिस्टेंट जो है, और आपने दोबारा बना लिए वजीर आज़म पाकिस्तान स्पेशल असिस्टेंट 5 दोबारा से आपने जो है मुकर्रर कर दी, उनकी नोटिफिकेशन जारी कर दी। अच्छा, उनका उन्होंने कह दिया वाजे कि वो जो है तनख्वाहें नहीं लेंगे। भाई, अब तनख्वाहें नहीं लोगे, लेकिन मराते तो लोग हैं, आप प्रोटोकॉल भी लोगे, आप सिक्योरिटी उनके भी साथ लोगे, पुलिस मोबाइल होगी, स्टाफ भी लोगे, तो भाई वो पैसा कहाँ से जाएगा? आपका हमारी जेबों से वो पैसा जाना है ना। तो भाई इस पे हुकूमत को सोचिए कि आपको पता है कि महंगाई में जकड़ा हुआ आपका मुल्क है। अच्छा, IMF से जब आप कर्ज देना, जनीवा कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक साहब ने एक बात कही भी कि आप जो कर्ज देने वाले हैं वो 3 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं, जो कर्ज देना है 5 स्टार होटल में है। बताएं, आप ये फर्क देखिए कि यार हमारी सोच क्या है, हमारे लोग क्या सोचते हैं। भाई आपने जो है अवाम का कुछ, अच्छा, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि मैंने तमाम जो दौरे किए हैं वो अपने अखराजात से किए। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैं थोड़ा सा क्रेडिट दूंगा कि पाकिस्तान की मईशत जो थोड़ी सी बेहतर ट्रैक पे आई है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया, उन्होंने वैल्यू ऐड किया। ठीक है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जब वजीर खारजा बनाया, मैंने तभी ये बात आपके प्रोग्राम में भी कही थी, आप देख लीजिएगा। मैंने कहा क्योंकि बिल्कुल सही शख्स को उन्होंने जो है वजीर खारजा बनाया, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिनके साहबजादे हैं और जिनके नवासे हैं, वो रियल लीडर थे, उनकी लेगेसी है, जाहिर सी बात है, उनकी एक हैसियत है, वो असल सियासतदान है और असल लीडर हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब ने जो है, जो दूसरे ममालिक में जाके पाकिस्तान का जो इमेज बनाया है और जो बताया है, आप फ्लड में देख लें, अभी जो आपके सैलाब और बारिशों का जो सैलाब और आपके सूरत हाल बनी, इसके बाद जो पाकिस्तान को जो अच्छी खासी इमदाद मिली जनीवा कॉन्फ्रेंस में, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो है काविश है, क्योंकि वहां से वफूद बुलाया उन्होंने, उनको पाकिस्तान का दौरा कराया और बताया कि देखिए पाकिस्तान किस तरह तबाह हो गया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तबाह हो चुका था। अब वो आने के बाद किसको क्या मिला, वो एक अलग सवाल है, वो एक अलग चीज है। उसके अलावा भाई ने एक अच्छी बात की, तालीम की, क्योंकि हमारे मुल्क में तालीम का दौरा मयार है और तालीम बराए फरोख्त है, तालीम बराए फरोख्त है, ठीक है। जिसके पास पैसा है उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, वहीं रहेगा, और वो कहां तक जाएगा वो आपको तो पीपल्स पार्टी ने तो कहा था मॉडल स्कूल का कयाम हम करेंगे। नहीं है ना साजिद, दोहरा में आ रहे ना, O लेवल, A लेवल और सरकारी स्कूल। आप अगर किताबें देख लें, निसाब देख लें, आपको खुद वाज़े फर्क दिख जाएगा। आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं और दूसरे के बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको वाज़े दिख जाएगा। तो साहब जो है तफरीक है, खास तौर पे अगर आपने एजुकेशन पे फोकस कर दिया ना, तालीम का यकसा आपने मयार जो है निसाब तालीम आपने मुल्क में राइज कर दिया, तो आपको काफी हद तक साजिद मुल्क में जो है बेहतरी मिलेगी। लेकिन तालीम के बाद आपके पास आपका ताल्लुकात का होना भी जरूरी है। बहुत से लोग, कितने भाई ने बताया कि अंगूठा छाप काबिल और पढ़े लिखे लोग जो है वो घूम रहे हैं, अंगूठा छाप आपके जो है ऊपर बैठे हैं अफसर शाही बन के।
तो जाहिर सी बात है जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है, चले जिसके पास क्या इख्तियार है, उसने क्या उनको- क्या क्या मैसेज क्या देंगे नौजवानों को, कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें, क्या क्या मैसेज देंगे नौजवानों को? साजिद, मैं तो एक छोटा सा मैसेज दूंगा कि आप जो है पाकिस्तान से मोहब्बत करें, और ख़ास तौर पर जो हमारी अफवाज पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पाक फौज के खिलाफ जो एक ट्रेंड चलाया जाता है, ये आपके मुल्क को लम्हा फिक्रिया है ये ये। आपके मुल्क को कमजोर किया जाता है। देखें, जितने मुमालिक भी तबाह हुए, सबसे पहले उसकी कौम को उसकी फौज के खिलाफ बगावत पे उकसाया गया, और जब वो अपनी फौज के सामने खड़े हुए तो उसके बाद आपने उन मुल्कों के हाल देखे हैं, वो मुल्क कहाँ खड़े हैं आज। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं वजाहत कर दूं, क्योंकि आपने ये बात की है तो मुझे एकदम याद आ गई पाक फौज से, कि बहुत सा एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला हुआ है ना कि हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो है बरतानिया के दौरे पर था और एकदम हंगामी बुनियाद पे वो यूएसए रवाना हो गए। तो बहुत से लोगों ने हमारे एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, एक मेजर साहब हैं आदिल राजा साहब, वो अजीब व गरीब व्लॉग्स करते हैं और ट्वीट करते रहते हैं कि जो है आर्मी चीफ जो है यूएसए गए हैं, और उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि उनका शोहरत है इसके उनका पीछे, जहाज जो है रिडार से गायब हो गया। अजीब व गरीब ट्वीट कर रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन मैं जो मेरी नाकिस राय, और मैं इस पर थोड़ी सी अपनी नाकिस राय देना चाहूंगा कि आर्मी चीफ अमेरिका क्यों गए, क्योंकि बहुत से लोगों के पेट में दर्द है, वो बोल रहे हैं पता नहीं क्यों चले गए, कौन सी इंस्ट्रक्शन लेने चले गए, और आदिल राजा साहब ने कह दिया कि वहां वो अंगूठा लगेगा, पाकिस्तान में इमरजेंसी मार्शल्ला लगेगा। वो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आसिम मुनीर साहब अमेरिका इसलिए गए हैं कि आईएमएफ ने आप पे बहुत कड़ी शराइत आयद कर दी है, ठीक है। अगर आईएमएफ इस वक्त किसी की बात मानेगा तो वो अमेरिका की मानेगा। तो मेरी एक नाकिस राय के मुताबिक हो सकता है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब यूएसए के पास लिए गए हैं कि आप प्लीज इस कड़े वक्त में आईएमएफ को कहें कि हम पे थोड़ा सा हल्का रखें, हम पे इस वक्त जो सख्तियां की जा रही हैं कुछ थोड़ा हम पे हल्का लगाए। और देख लीजिएगा इसके आपको, अगर शायद हो सकता है तजिया शायद गलत भी हो, लेकिन एंड में यही बात सामने आएगी। नहीं, आपके जराए वैसे बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है साजिद, आपके सियासी लोगों पे कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। सब सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या सिस्टम है, इन जो सियासतदान है इन पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट खासतौर पर पाक फौज और आर्मी चीफ, इन पे वो ट्रस्ट कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सऊदी अरब जब इन्वेस्टमेंट लेना है, जब आपके आर्मी चीफ सऊदी अरब गए थे, मैंने कहा था आ रही है इन्वेस्टमेंट आपके पाकिस्तान में, उसके बाद वो सऊदी लोग आए भी और पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टमेंट भी हुई। तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो है यूएसए जो गए हैं वो इसलिए गए हैं कि आपको आईएमएफ ने जो आप पे शराइ जो आई थी उसमें काफी हद तक आपको रिलीफ मिल जाए। डन। आप क्या मैसेज देंगे बीइंग इकोनॉमिक एक्सपर्ट? देखें, मौजूदा आपको इकोनॉमी की कंडीशन भी पता है, नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? और ज़ीशान साहब ने जो कहा कि जी जिस वक्त हालात हैं, देखिए इस वक्त अगर आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को देखें तो हमारे जितने भी टारगेट्स थे पिछले साल गवर्नमेंट स्विच होने से पहले वो सारे अचीव हुए थे। आपकी एक्सपोर्ट जो है 28 बिलियन के करीब अचीव हुई, आपका जीडीपी की ग्रोथ टारगेट से ऊपर गई, आपकी जो है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ अपने टारगेट से ऊपर गई, आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ उसके टारगेट से ऊपर गई, आपकी एनर्जी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो है वो 37,000 मेगावाट से 40,000 मेगावाट पे गई, 10% का इंक्रीमेंट हुआ, सब कुछ हुआ। जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी और जिसको अवाम देखना चाहती है अपना हुक्मरान वो नहीं होगा, आप नहीं चढ़ सकते ट्रैक पे ग्रोथ के। सिंपल इज दैट। मैसेज क्या देंगे नौजवानों को जो मैसेज देखिए सर, नौजवान बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे यहाँ पढ़ा लिखा लोग इमिग्रेशन के मामलात में जो है ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है कि किसी तरह मुझे इस मुल्क से जो है कहीं बाहर निकलने की अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि वसाइल नहीं है। ऑब्वियसली आपकी तकरीबन 1.5 से 2% के हिसाब से ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रोटी खिलाने को नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए देने के लिए नहीं है, पाँव में चप्पल नहीं है, लोग बच्चों के जगह जगह जो है केओस है, लोग डिस्टर्ब हैं, पैनिक्ड है एनवायरनमेंट। कंज्यूमर बेस्ड आइटम जो होते हैं उनका बढ़ना जो है वो सबसे ज़्यादा हिट करता है कॉमन मैन को। तो ऑब्वियसली यंग जनरेशन ऑब्वियसली मायूस है, डिट्रैक्ट है, डिस्टर्ब है। जिस मुल्क में एक पढ़ा लिखा है एमबीए जो है वो उसको नौकरी ना मिल सके, मास्टर्स करने के बाद किसी ज़माने में मैट्रिक करता था तो बड़ा अफसर लगता था, आज एमबीए करके भी जो है वो फाइल लेके बाज़ारों में घूमता है कि कहीं कोई नौकरी मिल जाए, कहीं कोई सिफारिश लग जाए। इसका हल गवर्नमेंट का काम है, स्टेट्स का काम है ये सब करना। हम उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट भी हो वो ये नजरसानी करे, नौजवानों के लिए प्रोग्राम्स लेके आए, और जो है जो सेकंड टियर थर्ड टियर पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे उम्मीद करते हैं कि वो यंग ब्लड के लिए, यहाँ के पढ़े लिखे लोगों के यहाँ से मुल्क बदर होने को रोकने के अंदर कोई ऐसे वसाइल पैदा करें, क्योंकि वसाइल एक दिन में पैदा नहीं होते। कोई चीज़ आप आज करते हैं तो
उसका बोया काटता भी 5 साल बाद है, और जो हम खा रहे होते हैं वो भी जो मामला 2-5 साल पहले अनाउंस हुए होते हैं उनके समरात आ रहे होते हैं। आप देखें पिछले टर्म में जब हमारी इंटरेस्ट रेट जो सिंगल डिजिट तक गया, तो जो है पिछली हुकूमत के अंदर तो आपने देखा कि जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनियों के रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे और ज़बरदस्त आए, एंड दे वर शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स एंड देयर बुक्स वर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। तो देखें सीधी बात है कि जो है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ऐसे करप्शन के मामलात सब ऐसे हैं कि जिसकी वजह से जो है बोता कोई है काटता कोई है। तो ये सब जो है कुछ ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर हम उम्मीद रखते हैं कि नई टियर जो सियासतदानों की इस वक्त इन्वॉल्व है वो लुक इनटू करें इसको बहुत सीरियस नोट पे। बहुत खूबसूरत बात की अनवर साहब ने कि हमारा मेन पावर और हमारे स्पेशली जो नौजवान हैं वो अब मायूस हो गए हैं, और जैसे वो अक्लमंद होते हैं या अपनी तालीम पूरी करते हैं तो वो इमिग्रेशन की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं यार, वो सर्च करते हैं कि मुझे किस मुल्क जाना है, यहाँ तो मुझे नौकरी मिलनी नहीं है। तो ऐसा ना करें, इन नौजवानों के लिए पॉलिसीज़ बनाएं ताकि ये बाहर ना जाएं। ये आपका असासा है, और एक तालीम तमाम ही हमने याद है मुझे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि मुल्क में एक तालीमी निज़ाम होगा, एक ही नसाब होगा। बदकिस्मती से नहीं हो पाया। तो उम्मीद करते हैं कि जो नए हुक्मरान नौजवान क्योंकि आ रहे हैं, तीसरी पीढ़ी अब आ रही है ऐवानों में, वो आके इस पर नजरसानी करे। इस उम्मीद के साथ मेरा मुशाहिदा बदर है। मुझे साजिद हसन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।